हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है उसके पार्ट बी की जो थ्योरी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारा ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं बेटा कि आप मार्केट से ना एक सेल लेके आते हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक सेल है एंड उस सेल में आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है एंड उस पे लिखा होता है स्पेशली कि कितने वोल्ट की बैटरी है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट। अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि ये सचमुच 1.5 वोल्ट है कि नहीं है, तो आप एक वोल्ट मीटर लीजिए, उस वोल्ट मीटर को इस सेल के साथ कनेक्ट कर दो, तो ये जो रीडिंग है ये 1.5 वोल्ट ही आपको देगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन अगर मान लीजिए इसी सेल को मैं किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर देता हूं, जैसे कि यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, फिर मान लेते हैं कि मैंने एक यहां पर की लिया और ये नेगेटिव से मैंने अटैच कर दिया। तो जैसे मैं यहां की को लगाऊंगा तो जो करंट है वो आपका फ्लो करने लग जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, राइट। बिल्कुल ठीक है। इस टाइम अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगाऊं ना इसके अक्रॉस और चेक करूं कि क्या इसकी वैल्यू अभी भी 1.5 वोल्ट आती है, तो आंसर है नहीं। अब इसकी जो वैल्यू है वो लगभग आ जाती है 1.3 वोल्ट के। तो सवाल एक्चुअली यही है कि ऐसा क्या हुआ कि जब करंट फ्लो होने लग गया तो आपकी जो वोल्टेज है वो 1.5 के बजाय अब मुझे 1.3 वोल्ट जो है मुझे सेल दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। और जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कहां चला गया, तो अब ये चीज मुझे स्टडी करनी थी। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ईएमएफ के साथ। जैसे मैंने आपको कहा कि बेटा मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक सेल, ठीक है। बेटा देखो, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते ही हो कि जो सेल बनाए जाते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं और वही केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपके सेल के अंदर आयंस प्रोड्यूस होते हैं और उन आयंस की मूवमेंट से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। मतलब एक बनता है पॉजिटिव और एक बनता है आपका नेगेटिव। तो एक बात ना हमेशा याद रखना, और वो बात ये है कि अगर तो आप बात करते हो एक्सटर्नल सर्किट की जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और फिर आपके पास क्या लगा हुआ है, एक की लगा हुआ है, राइट। अगर आप बोलेंगे कि कौन से करंट कैरियर्स हैं सेल के बाहर, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है वो आपका फ्लो करता है फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल आउटसाइड द सेल। लेकिन अगर आप मुझे कहते हो कि इनसाइड द सेल करंट कैरियर्स कौन से हैं, तो मैं बोलूंगा आयंस। कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके आयंस। तो आयंस की मूवमेंट होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका डेवलप होता है। और बेटा देखो, सेल का काम क्या है। सेल का काम होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके मोशन को मेंटेन रखना, कि पॉजिटिव से जा रहा है। देखो एक बात प्लीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है और जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हम हमेशा कंसिडर करते हैं। तो सेल का काम होता है यहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर घुमाकर पॉजिटिव से एंटर होकर फिर वही चार्ज आपका जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तब जाके हम कहते हैं कि एक कंप्लीट पाथ हुआ है। पहले तो कंप्लीट पाथ को समझो। कंप्लीट पाथ का मतलब होता है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास प्लस क्यू है, मैं इसको मूव करवाना चाहता हूं, तो इसका कंप्लीट पाथ पता क्या होगा। पॉजिटिव से गया, नेगेटिव में एंटर हुआ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव इनसाइड द सेल जब जाएगा तब जाकर मैं कहूंगा, जब मतलब यहां से शुरू हुआ और यहीं पे दोबारा जब आएगा तब मैं कहूंगा कि इसने अपना एक कंप्लीट पाथ पूरा किया है। तो यहीं से आपको ईएमएफ अब समझ में आएगा। तो क्या होता है बेटा कि मैंने ये चार्ज को मान लो मूव कराया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड, करवाया ना, तो कितना वर्क डन लगा आउटसाइड, मैंने उसको W0 से या WO से रिप्रेजेंट कर दिया, आउटसाइड को O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर उसी चार्ज को मैंने मूव करवाया इनसाइड द सेल, राइट। तो हो गया वर्क डन इनसाइड। क्या हो गया आपका, वर्क डन इनसाइड हो गया। अब वर्क डन आउटसाइड
plus work done inside, that will give you total work done in moving a positive charge for completing a complete path. You can say work done in moving a positive charge to have a complete path. यहां से गया, घूमकर इनसाइड होके यहीं पे पहुंच गया, तो ये टोटल वर्क डन होता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब इन सबको मैंने Q से डिवाइड कर दिया, इसको Q से डिवाइड कर दिया, इसको Q से डिवाइड कर दिया, इसको Q से डिवाइड कर दिया। आप अच्छी तरह जानते हो कि जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है उसको पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हो। सो यहां पर भी यही हो रहा है। देखिए, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल चार्ज एक्चुअली गिव यू द मैक्सिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दोबारा उसी पॉइंट तक लाने के लिए, एंड दैट एक्चुअली गिव्स यू द ईएमएफ ऑफ द सेल। सो ये जो है ना टोटल वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, ये आपको देता है ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद आता है वर्क डन आउटसाइड डिवाइड बाय क्यू, मतलब जितना अमाउंट ऑफ वर्क लग रहा है सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव आउटसाइड द सेल ले जाने में, उतने वर्क डन को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो जो पोटेंशियल मुझे मिलती है उसको बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल, सही तरह बोलूं तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस। अब चार्ज को जब मैंने मूव कराया नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द सेल, उसमें जितना वर्क लगा पर यूनिट चार्ज उसको कहा जाता है बेटा पोटेंशियल ड्रॉप। क्या कहा जाएगा? पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप, हम उसको पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका ईएमएफ है ना, ईएमएफ, वो दो हिस्से में एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक हिस्से का काम होता है चार्ज को आउटसाइड द सेल ले जाने के लिए, वो तो हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज, और एक हिस्से का काम होता है इनसाइड द सेल ले जाने के लिए, वो हो जाता है आपका वोल्टेज ड्रॉप। तो ये तो जो आपको दिखा, ये जो चीज है ये तो थी 1.5 वोल्ट, बिल्कुल सही बात है। ये वो है जब हमने इसमें से करंट पास किया और तब हमें जो वोल्टेज मिली आउटसाइड द सेल, तो ये है मेरी 1.3 वोल्ट, ये है मेरा 1.3 वोल्ट। और वोल्टेज ड्रॉप, ये वो वोल्टेज है जो मेरे सेल के अंदर ही खत्म हो गया। और क्या वैल्यू है इसकी? जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो आप देख सकते हो, दैट इज 0.2 वोल्ट। तो ये वो चीज है। अब सबसे बड़ा सवाल पता क्या आता है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर चलो ईएमएफ में समझ गया, मैं ये भी समझ गया कि ये दो हिस्सों में बट गया, एक का काम था बाहर की तरफ से चार्ज लेके जाना, एक का काम था अंदर की तरफ से लेके जाना, क्लियर है। बट अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब सबसे बड़ा सवाल एक्चुअली ये पैदा होता है। तो देखिए, अगर तो आपको वी टर्मिनल ये कैलकुलेट करना है, क्या करना है? वी टर्मिनल। तो देखिए, सबसे पहले आपका काम होगा, पहले तो ओम्स लॉ तो आपको याद है ना, ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू आई आर था। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपने ना आई, जो सर्किट में ये जो आपका करंट फ्लो कर रहा था, ये वाला जो मैं बात कर रहा हूं आई, पहले इसको कैलकुलेट करना है, ये सबसे पहला काम है। फिर आपने देखना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब करंट इंटू आर एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका वी टर्मिनल मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, वी ड्रॉप निकालना है तो क्या करूंगा? सेम आई आर, टोटल करंट क्या जा रहा है आपका, पहले वो कैलकुलेट कर लो, मैं उसी की बात कर रहा हूं। साथ में ना बेटा, अब मैं आपको जो बताने लगा हूं वो है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द जो सेल होता है ना बेटा, उससे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलता है वोल्टेज ड्रॉप। अब सवाल तो यही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कौन सी नई टर्म है, ये कहां से आ गया? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, होता क्या है कि आपको पता है बेटा कि एक नॉर्मल सेल की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है बेटा? एक तो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना? क्या होता है बेटा? हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, यहां लिख भी देता हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है बेटा? दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, एक बनता है बेटा पॉजिटिव, एक बनता है नेगेटिव आपका।
ये तो पता है ना। और इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, आयंस होते हैं, ये भी हमें क्लैरिटी है। अब तो जब आयंस आपके मूव करते हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड, तो उनको ऑब्स्ट्रक्शन फील होती है। उसी ऑब्स्ट्रक्शन का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि सर्किट कंप्लीट हो तो आयंस का मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखिए सिंपल सी बात है यार, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर मैं इनको आपस में मान लो कनेक्ट कर देता हूं, सपोज मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेंगे, पॉजिटिव में एंटर करेंगे, इसका पॉजिटिव करेक्टर, क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दे तो करेक्टर कम हो जाएगा, और क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका नेगेटिव करेक्टर कम हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब इन दोनों का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम हो गया, जो चार्जेस हैं वो फ्लो होने बंद हो जाएंगे। अगर चार्जेस फ्लो होने बंद हो गए मतलब करंट बंद हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट अंदर डाला जाता है, ये जो आयंस है, इनका काम होता है टू मेंटेन द पोटेंशियल्स ऑफ दीज टू इलेक्ट्रोड्स। आयंस जो हैं वो आपके मूव करते हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव करैक्टर मेंटेन रहता है, इसका पॉजिटिव करैक्टर मेंटेन रहता है। लेकिन जब आयंस आपके मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन इलेक्ट्रोन टू अनदर इलेक्ट्रॉन, तो उनको ऑब्स्ट्रक्शन फील होती है। उसी ऑब्स्ट्रक्शन को कहा गया है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब बोलेंगे सर सर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, हम सेल के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अरे सिंपल सी भाषा, जो मैंने अभी आपको यहां पे समझाया। बाजार से आप सेल लेके आए, आपने पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया 1.5 वोल्ट का है, आपने उसको एक बल्ब या किसी भी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर चेक कर लो कि उसकी क्या वैल्यू आई है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। जब इन दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। क्या मिल जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप, जो कि जैसे यहां पे आया था 0.2 वोल्ट। उसको करंट से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू आर होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप को करंट से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आप उसको करंट से डिवाइड करते हो आपको आपका इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो किसी भी सेल का अगर आप चाहें तो इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो कोई बड़ी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सिंपल तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। तो बेटा ये था जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इस चैप्टर को लेकर कि ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं एक बार फटाफट आपको बता देता हूं कि ईएमएफ का मतलब होता है टोटल पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल मतलब चार्ज को मूव करवाने के लिए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड देन इनसाइड नेगेटिव टू पॉजिटिव। टर्मिनल वोल्टेज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो सिर्फ आउटसाइड है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लग रहा है इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द सेल, वो हो गया टर्मिनल। और अगर इनसाइड द सेल की बात करूंगा तो वो हो जाएगा आपका वोल्टेज ड्रॉप। तो समझ गए आप, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप मिलाऊंगा तो ईएमएफ बन जाएगा। ईएमएफ के मतलब दो हिस्से, एक हिस्सा जो बाहर काम कर रहा है, एक हिस्सा जो अंदर काम कर रहा है। दोनों को अलग अलग क्यों स्टडी कर रहा हूं यार? बाहर वालों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट है, अंदर वाले के लिए आयंस इंपॉर्टेंट है। इसका रेजिस्टेंस किसी और चीजों पर डिपेंड करता है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो किसी और फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब ये जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी स्टडी कर लिया। ये लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ये अलग फैक्टर है। ये जो इंटरनल है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अभी मैं आपको आगे जाके समझाता हूं। ठीक है, चलिए अब हमने स्टडी करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल। मैंने बताया तो सही कि सेल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो इलेक्ट्रोड्स और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। आपने कौन से मटेरियल का इलेक्ट्रोड यूज किया, मतलब जैसे जिंक और कॉपर का बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं, तो कौन से मटेरियल के इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कम है क्या है, तो ये उस फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है। हाँ, शेप क्या है इलेक्ट्रोड्स की, डिस्टेंस क्या है इलेक्ट्रोड का, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उस पर एक्चुअली इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईएमएफ रिमेन एज सच। क्लियर हो गया? गुड। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जैसे मैंने कहा कि एक्सटर्नल लेंथ और एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल इन पे डिपेंड करता था। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इलेक्ट्रोड्स का उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। उसका रीजन है, रीजन क्यों नहीं है, देखो अगर आप देखो मेरे पास ये एक कंटेनर है, मेरे पास इनिशियली मान लो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका साइज सिर्फ इतना है, तो जो आयंस हैं उनको इसके साथ स्ट्राइक करने के लिए सिर्फ इतना एरिया ही मिल रहा है। लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं एक बड़ा एरिया वाला प्लेट अगर मैं यूज करता हूं, तो क्योंकि अब मेरे आयंस को
इन इलेक्ट्रॉन्स पे टकराने के लिए ज्यादा एरिया मिल रहा है, तो मतलब उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स लार्जर सरफेस एरिया होगा इलेक्ट्रोड्स का, उतना कम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, दूसरा आ गया आपका डिस्टेंस। अब आप प्लीज ये भी समझ लीजिए, डिस्टेंस के केस में क्या होता है कि अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स है, मैं यहां पे बनाता हूं, देखिए मेरे पास क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स है, अगर मैं उनकी दूरी बढ़ा दूंगा तो आयंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जाने के लिए काफी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसमें उसको कई सारी ऑब्स्ट्रक्शन मिलेंगी। ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलने की वजह से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा, और ये तीसरा जो है ना बहुत अल्टीमेट टॉपिक है, कहता है कि द नेचर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखो बेटा मैं आपको ना ये बात समझा दूं, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से और ज्यादा डाइल्यूट करने से, इन दोनों केसेस के अंदर अगर देखा जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ती है। आप बोलेंगे ये क्या मतलब हुआ इसका, मतलब समझाता हूं। जब हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट का, देखिए अब आप अच्छी तरह जानते हो कि सेल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, और उन्हीं के आयंस होते हैं आपके करंट कैरियर्स इनसाइड द सेल ऑफ कोर्स। लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देता हूं ना इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये जो आयनाइजेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक्चुअली में डिक्रीज हो जाती है। आयनाइजेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज होने का मतलब होता है कि अब जो आपके, जैसे H2SO4 अगर मैं यूज करता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करता हूं, तो वो अब आयंस में टूटेंगे नहीं। अगर वो आयंस में टूटेंगे ही नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो यही है कि आपके जो करंट कैरियर्स थे वो कम हो गए। अगर करंट कैरियर्स ही कम हो जाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो बढ़ गया ना। इस वजह से जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, तो उस कंडीशन के अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि वो लेस आयनिक हो जाता है। लेस आयनिक मतलब नंबर ऑफ आयंस अब कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो आपकी इंक्रीज कर जाती है। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो हायर द कंसंट्रेशन हायर द इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर आपके मन में आता है सर इसको डाइल्यूट करने के लिए हम पानी मिक्स करते रहेंगे, देखो ये बात सच, ये सच है कि डाइल्यूशन के लिए हम पानी मिक्स करते हैं, पर उसका भी एक तरीका होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको डाइल्यूट करना शुरू कर दिया, आप बोलेंगे सर इसका आयनिक करैक्टर बढ़ रहा है, मतलब आयंस बढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा उसका ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाएगा। लेकिन बेटा आप ये बात समझने की कोशिश करो कि वो भी एक एक्सटेंट तक होता है। आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो, ठीक है, इसके आयनिक जो आयनिक प्रॉपर्टी है वो आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज करो, मतलब नंबर ऑफ आयंस इसके बढ़ रहे हैं। बेटा लेकिन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही ऐसा करता है, उसके बाद अगर आप उसको फर्दर डाइल्यूट करते हो, मतलब ज्यादा पानी डालोगे, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से कम होने शुरू हो जाएंगे। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। मतलब ये कि देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड था, उसमें मान लीजिए मैंने 20% पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया 30% पानी डाल दिया, तो नंबर ऑफ आयंस इसमें मान लो कि 200 बन गए। बहुत बढ़िया, पानी डाल रहा हूं, मेरा नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। अब क्या हुआ कि मैंने अब इसके अंदर 40% पानी डाल दिया। जब मैंने इसमें 40% पानी डाला, तो ये अभी 200 के 200 ही है, फर्दर आयनाइज नहीं हुए। मतलब क्या हुआ, मतलब अब ये हो गया कि पानी का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस जो है वो आपके उतने के उतने ही है। मान लो मैंने 50% पानी डाल दिया, अभी भी ये उतना ही है। तो क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, बट उसमें नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम। तो क्योंकि अब आपके नंबर ऑफ आयंस कम होते जा रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, इसलिए अब इस केस में भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल अगर भाषा में बात करूं, कि कंसंट्रेशन अगर ज्यादा करते हो तो आयनिक प्रॉपर्टी कम होती है, जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है। ज्यादा डाइल्यूट कर दोगे, उस केस में भी जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कम हो जाते हैं, इसलिए भी इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाती है। तो ये प्लीज थोड़ा सा, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप नहीं समझना चाहते इस चीज को डायरेक्टली याद करना, वो आपकी मर्जी है, कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। एंड फोर्थ, आप अच्छी तरह जानते हो, टेम्परेचर की बात करें, अगर मैं बात करता हूं मेटल की, तो उस केस में मैंने क्या कहा था कि टेम्परेचर राइज करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाती हैं।
आपके जो आयंस हैं वो भी क्या करते हैं, जैसे कि वो कॉपर के आयंस थे, कॉपर के एटम्स थे, वो भी अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं एंड उसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ती थी, रेजिस्टेंस बढ़ती थी। लेकिन इसमें क्या है, ये फ्लूइड है। इस केस में अगर टेम्परेचराइज करते हो तो आयंस को मिलती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मतलब उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में पहुंच पाते हैं और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड कि अगर मैं कहूं कि मेरा टेम्परेचर अगर राइज कर रहा है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात क्लियर हुई आपको? तो इस तरह से बेटा जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो चार फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखिए ये सेल के अंदर के रेजिस्टेंस की बात हो रही है, इसलिए इन फैक्टर्स पे बात कर रहा है। जो हमने पहले पढ़ा था वो सेल के बाहर के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात करी थी, वो अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। तो दोनों चीजें अलग अलग है ना, इसलिए दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल मुझे अलग अलग कैलकुलेट करना था। तो एक्सटर्नल से करूंगा तो वो बन जाएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल से कैलकुलेट करूंगा तो वो बन जाएगा आपका वोल्टेज ड्रॉप। इसलिए दो अलग अलग कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस करने पड़े। क्लियर हो गया बेटा आपको? गुड। अब हमने स्टडी करना है बेटा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है। ईएमएफ के बारे में बता दिया बेटा मैंने आपको। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट का समझ गए, मतलब पॉजिटिव से शुरू हुआ दोबारा पॉजिटिव तक आना है, ठीक है। इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों इसने यूज किया। इसमें क्या है, सिर्फ आउटसाइड द सेल की बात हो रही है, आप देख सकते हो ओनली आउटसाइड द सेल की बात हो रही है। इस केस में क्या रहा है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। बिल्कुल सही बोला, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। देखिए कौन से इलेक्ट्रोड आपने यूज किए हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, वो डिसाइड करेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। जैसे कि आपको पता है कि 1.5 वोल्ट भी होता है, 1.3 वोल्ट भी होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड है, कौन सा आपका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है इस्तेमाल किया गया है। पर टर्मिनल वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो देखो कितने अच्छी बात इसमें बोली हुई है। कहता है कि इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मोर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल लेस इज द टर्मिनल वोल्टेज। अब इसका मतलब क्या है, ये मतलब जानने के लिए ना पहले आपको इनके बीच का रिलेशन समझना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको ये भी समझा देता हूं। देखिए सबसे पहली बात, ईएमएफ किसके बराबर है, ईएमएफ बराबर है टर्मिनल वोल्टेज के प्लस वोल्टेज ड्रॉप के। ये बात याद रखना। तो इसका मतलब है कि वी टर्मिनल निकालने के लिए मुझे ईएमएफ में से वोल्टेज ड्रॉप को माइनस करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा अभी बताया था कि ये क्या है, चलो ये छोड़ो, मैं पहले इसको एज इट इज लिख देता हूँ, वीटी लिख देता हूँ, इसको ई लिख देता हूँ। ये क्या मैंने बताया था, ये बताया था ना कि करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आई इंटू आर, मैंने अभी बताया अभी आपको यहाँ पे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपके आई की वैल्यू बढ़ती रही, पहली बात तो देखो बेटा ये तो है आपका फॉर्मूला, ये प्लीज आप याद रख लो, ठीक है, कि आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ माइनस आई इंटू आर के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं आपके लिए उस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं कि अगर मेरे आई की वैल्यू यहां बढ़ती रही, इंक्रीज होती रही, तो उतना ही ईएमएफ में से माइनस होता रहेगी वैल्यू, और जितना माइनस होगा बेटा वैल्यू जो वीटी की है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू उतनी ही कम आती जाएगी। तो मतलब है कि अगर आई बढ़ेगा तो वीटी आपका ऑलरेडी बेटा क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए बोला गया यहां पर, अगर आप ध्यान से देखते हो कि डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मोर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल लेस इज द टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी ना, इसकी वजह से आपको बाकी बची हुई जो वोल्टेज है वो कम मिलेगी। क्लियर? दूसरा कहता है ईएमएफ इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन सेल इज नॉट इन यूज व्हाइल ग्रेटर देन द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द सेल इज इन यूज। इट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट इन यूज व्हाइल लेस। ये तो वही वाली बात है, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं, आप खुद अब आप समझदार हो। ये देखिए ये आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर मैं आई को जीरो पुट कर देता हूं, मतलब अगर मैं इसमें से कोई करंट पास ही नहीं करता, तो ये फैक्टर जीरो हो गया। ये फैक्टर जीरो हो जाएगा तो आपका टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर आ जाएगा। क्लियर? लेकिन जब आई करंट फ्लो करेगा तो ईएमएफ में से कुछ माइनस हो रहा है, तब जाके आपको वीटी मिल रहा है, इसलिए वीटी मतलब टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कम होता है मेरे ईएमएफ में से। ठीक हो गया? तो ये बात हमेशा याद रखना। अब बात रह जाती है कि मुझे ये जो आई है ये कैसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको ये भी बता दूं, फिर मैंने आपको ना एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कराने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहली बात ध्यान से समझना, अभी मैंने क्या बुलाया था कि भाई ईएमएफ क्या है, वी टर्मिनल प्लस वी ड्रॉप है, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था वी टर्मिनल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काम आता है, तो आई इंटू आर एक्सटर्नल प्लस वीडी मतलब करंट इंटू इंटरनल, करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा आई कॉमन ले सकते हो, तो आई यहां से आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय आर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, दोनों का सम कर दो,
और ईएमएफ में से डिवाइड कर दो, आपको आपका करंट मिल जाएगा। क्लियर? वो करंट की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा, या वही करंट को, इस करंट को ना आर एक्सटर्नल से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो आर एक्सटर्नल से, तो तुम्हें मिल जाएगा वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। और इसी करंट को अगर इंटरनल से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। इन दोनों का सम कर दिया तो ईएमएफ आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। दूसरी बात, अगर चाहें तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हो, बट मैं वो प्रेफर नहीं करता, क्योंकि जब आपको पता है कि आई कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला पता है, तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। बट फिर भी अगर आप फॉर्मूला करना चाहें तो मैं 2 मिनट लगाऊंगा, वो भी समझा देता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए, इसी फॉर्मूले में अगर मैं आई आर निकालता हूं तो क्या आएगा बेटा आपका, दैट विल बी ई माइनस वी। तो आर क्या हो गया, ई माइनस वी डिवाइड बाय आई। बेटा आई क्या है, ये देखो आई है, दैट इज, अगर देखेंगे, और ये वी क्या है, वी टर्मिनल है ना, मैं यहाँ वी टर्मिनल डाल देता हूँ बेटा, तो इससे थोड़ा आसान हो जाता है इसलिए। और ये आई है, मैंने इस आई की वैल्यू डाल दी वी टर्मिनल डिवाइड बाय आर एक्सटर्नल, तो आर इक्वल टू ई माइनस वी टर्मिनल डिवाइड बाय वी टर्मिनल डिवाइड बाय आर ई एक्स टी। लो जी, फॉर्मूला तैयार। दैट इज आर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ई माइनस वी टर्मिनल डिवाइड बाय वी टर्मिनल ब्रैकेट में इंटू आ जाएगा आर ई एक्स टी। अच्छा, इस Vt को दोनों से डिवाइड कर दो तो फाइनल फॉर्मूला वो बन जाएगा जो आपकी बुक में है, दैट इज E डिवाइड बाय वी टर्मिनल माइनस 1 डिवाइड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय आर एक्सटर्नल। तो बस ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। बट कितने के फॉर्मूले याद रखोगे, सिंपल 2 फॉर्मूले याद रखो, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दोगे, मैं करके दिखाता हूं आपको। तो चलिए, अब मैं आपको ये जो फॉर्मूला है अप्लाई करना सिखाता हूं। तो चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता है कि हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर measures the potential difference across a battery to 9 volt on connecting a 24 ohm resistor across the terminal of the battery. The voltmeter reads 7.2 volt. So कहता है calculate the internal resistance of the battery, internal resistance of the battery। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात बेटा, यहां पर हम बात करेंगे कि मेरे पास आई क्या है बेटा, E डिवाइड बाय कैपिटल आर माइनस नॉन माइनस प्लस स्मॉल आर। ठीक हो गया। अब इस केस में आई मुझे पता नहीं है, ई मुझे बेटा 9 वोल्ट दी हुई है ना, तो टोटल दिया हुआ 9 वोल्ट हो गया, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे बेटा कैपिटल आर यहाँ पे 24 दिया हुआ है, प्लस छोटा आर मुझे फाइंड करना है। तो लीजिए, एक तो ये हो गया मेरे पास इक्वेशन। क्लियर है? आगे देखो, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फिर ये कहता कि तुम्हारी टर्मिनल वोल्टेज जो है ना वो 7.2 वोल्ट आ रही है। टर्मिनल वोल्टेज क्या था बेटा, ई माइनस आई आर, आई इंटू स्मॉल आर। बस 7.2 इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या दी हुई है 9 माइनस दैट इज आई क्या बेटा 9 डिवाइड बाय 24 प्लस आर इंटू स्मॉल आर। क्लियर? अब देखिए, ये आ जाएगा बेटा 9 डिवाइड बाय 24 प्लस आर, यहाँ पे मैं कर देता हूं इंटू, इसको आर से कर दो ना, 9 आर ही हो जाएगा सीधा आपका, ये इज इक्वल टू 9 माइनस 1.2, ये कितना हो गया बेटा, नॉट 7.2 सॉरी 7.2। जब आप सोल्व करते हो तो बेटा ये बन जाएगा, अब आप इसमें डालो तो ये बन जाएगा बेटा 8, ये 1.8 आपके पास यहाँ पे आ गया। क्लियर जी? अब देखो फिर क्या करूंगा मैं, सो 9r डिवाइड बाय 24 प्लस आर इज इक्वल टू 1.8। देखिए ये हो गया आपका 0.2। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r इज इक्वल टू 0.2, जब इस 24 से होगा तो आएगा बेटा 4.8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.2 इंटू आर। अब ये जाएगा बेटा इधर की तरफ, जब इधर जाएगा तो बेटा 1 माइनस 0.2 क्या बन जाएगा बेटा आपका 0.8 आर इक्वल टू बेटा 4.8, एंड आर क्या आ जाएगा बेटा 4.8 डिवाइड बाय 0.8, और आप जानते हो बेटा कि 8 6 48 होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 ओम। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। देखा कितना आसान है, 2 ही फॉर्मूले लगेंगे हमेशा जब भी आप इसको इस तरह के जो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कि आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और दूसरा वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। बस इनका यूज करना सीख जाओ, सारे न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है कि अ बैटरी ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट, बैटरी ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट, तो इसका मतलब हुआ कि ईएमएफ आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है, सेंड्स करंट 400 मिली एम्पियर, तो करंट जो है वो आपको दे रहा है 400 मिली एम्पियर, मतलब ये हो गया
400 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मतलब हो गया 0.4 एम्पियर। ठीक है जी। फिर कहता द करंट ड्रॉप्स टू 320 मिली एम्पियर एंड द अप्लायंस डज नॉट ऑपरेट। अगर आपका करंट ड्रॉप हो जाता है 320 मिली एम्पियर पे, तो जो अप्लायंस है वो काम करना बंद हो जाता है आपका। कहता फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। पहली बात, आपको दिया गया है ईएमएफ, आपको दिया हुआ है करंट, तो पहला पार्ट तो है, देखो सीधी सी बात ये है, रेजिस्टेंस होता है V डिवाइड बाय आई। V आपको दे दिया है 12 वोल्ट का, I है आपका 0.4 एम्पियर, तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है 30 ओम। तो लीजिए, पहला तो मेरे पास आ चुका है। फिर कहता है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी आपने निकालनी है। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात, टर्मिनल वोल्टेज के लिए हमें सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चाहिए और करंट चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, वो कह रहा है कि 320 मिली एम्पियर हो जाएगा आपका करंट आफ्टर आफ्टर लॉन्ग यूज। तो देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका करंट है यहाँ पे आ जाएगा 320 मिली एम्पियर, जिसको लिख सकता हूँ 0.32 एम्पियर, राइट। डिवाइड बाय 1000 करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद वो कहता एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो पता ही है, मैंने खुद पता किया अभी 30 ओम का है। तो मैंने कहा था ना कि टर्मिनल वोल्टेज होता है करंट इंटू आर एक्सटर्नल, जो कि 30 आपको दिया हुआ। तो मैं लिख देता हूँ प्रॉपर। तो करंट आपका 0.32 और साथ में बेटा आपका 30 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप सोल्व करोगे बेटा, आपके पास आएगा 3 2 6 3 9, तो ये आ जाएगा 9.6 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि इनिशियली 12 वोल्ट का था, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या दिखा रहा है, 9.6 वोल्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। थर्ड कहता कि वोल्टेज ड्रॉप बताओ कितना हुआ। अरे बता, देखो इतना इजी है आपका। वोल्टेज ड्रॉप क्या था, ईएमएफ में से आपका जो वी टर्मिनल है माइनस कर दो, तो 12 वोल्ट में से 9.6 वोल्ट आप माइनस कर दो, आपका आंसर 2.4 वोल्ट आ जाएगा। कितना आसान है देखो आपका। ठीक है, फिर कहता है इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ बैटरी की क्या होगी। अभी तो बताया, सिंपल से आपने क्या करना है, देखो मैं आपको अलग कलर में करके दिखाता हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब वी जो ड्रॉप हुआ और इसमें से आपने जो करंट है आपका वो आपने डिवाइड करना है। तो मतलब 2.4, उसमें से जो करंट है आपका दैट इज 0.32, बस आपने इसको डिवाइड करना और आपका आंसर आ जाता है 7.5 ओम। तो इस तरीके से आपने ये जो न्यूमेरिकल था ये करना था। क्लियर हो गया। सो देखिए कितना आसान है आपके पास। देखो अब मैं एक बार फिर से आपको सब बता देता हूं। बैटरी 12 वोल्ट, कहता जो करंट भेजता है वो 400 मिली एम्पियर भेज सकता है किसी भी टू एन अप्लायंस को, तो उसका रेजिस्टेंस निकालना। मैंने डायरेक्टली उनको डिवाइड किया, आंसर आ गया। कहता है आफ्टर लॉन्ग कॉन्टिन्यूस यूज, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर बार बार आप यूज कर रहे हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो बाकी बचा हुआ जो वोल्टेज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट है वो 320 मिली एम्पियर का आपका है। ठीक है, फिर हम वो कहता कि बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सॉल्व कर दे। फिर कहता टर्मिनल वोल्टेज के लिए देखो बेटा, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल चाहिए, करंट चाहिए, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। वोल्टेज ड्रॉप के लिए ईएमएफ में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो वोल्टेज ड्रॉप को करंट से डिवाइड कर दो, तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये करना था। चलिए एक और लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता है कि द सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, तो करंट जो है वो 2 एम्पियर का है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द 5 ओम रेजिस्टेंस। तो आर एक्सटर्नल आपको दिया है 5 ओम का, सप्लाइज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर इफ इट इज कनेक्टेड टू एन ओके, ये एक केस है। दूसरा केस ये है कि करंट आपका 1.2 एम्पियर हो जाएगा अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9 ओम का यूज किया। कहता मुझे ईएमएफ भी बताओ क्या होगी और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बताओ क्या होगा। बहुत ही आसान। देखिए सबसे पहले I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही फॉर्मूला है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। डालो I की वैल्यू बेटा यहाँ पे 2 आ गया, ईएमएफ मुझे पता नहीं है, एक्सटर्नल 5 है और इंटरनल पता नहीं है, इसको इधर लेके जाओ, दैट विल बी 10 प्लस 2R इज इक्वल टू ई, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद वो कहता कि करंट अगर 1.2 है तो आई की जगह आ जाएगा 1.2, ईएमएफ पता नहीं है, आर एक्सटर्नल 9 है इस टाइम और इंटरनल का पता नहीं है। ठीक है, इधर ले जाओ,
तो ये हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, 1 9 1 ज़ा 9, तो आपका 10.2 आपके पास 10.8 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 1.2 R इज इक्वल टू ई आपके पास आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, क्योंकि ये भी ई है वो भी ई है, इक्वेट कर दो। सो फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए क्या होगा। इस केस में जैसे आप इक्वेट करते हो, आपके पास आता है बेटा देखो यहाँ पे 10 प्लस 2R इज इक्वल टू 10.8 प्लस 1.2R। क्लियर हो गया। इसको बेटा इधर लेके जाओ, तो ये आएगा 0.8R। 10 वाले को उधर लेके जाओ, तो ये आ जाएगा 0.8। यही आया ना बेटा आपका, गुड। R क्या आ गया, डिवाइड कर दो, 1 ओम आंसर आ जाएगा। अब उस वैल्यू को कहीं भी डाल दो, जैसे ये वाली वैल्यू मैं इस वाले में डाल देता हूं, तो मतलब 10 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू ई। सो जब आप सोल्व करते हो आपका आंसर दिख रहा है बेटा, 12 वोल्ट आपका आंसर आ जाता है। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में स्टडी किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ये कैसे आपस में रिलेट करते हैं। और हमने साथ साथ ये भी स्टडी किया कि हमारा ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और हम क्यों पढ़ते हैं ये सब चीजें, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसके नोट्स डाल दिए हैं, तो आप उसको प्लीज डाउनलोड कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।